अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर और अपना फ़र्ज़ निभाने जा रहे हैं और अपना फ़र्ज़ निभाते रहेंगे और बिल्कुल उसी तरह से निभाते रहेंगे कि जिस तरह मार्च के महीने में इसी साल जब ये वबा फैलना शुरू हुई, पाबंदियां लगीं, लॉकडाउन्स हुए, तो उस वक्त भी हमने प्रोग्राम्स किए और अब भी हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो दोबारा से हमने करना शुरू किए हैं इस पर, ये उस वक्त से पहले शुरू कर दिए थे कि जब गवर्नमेंट की तरफ से ये कैटेगोरिकली अनाउंस कर दिया गया था कि ये सेकंड वेव है और केसेस में इजाफा हो रहा है। और कोरोना वायरस को लेकर पहले दिन भी जो बात कहते थे, आज भी वही सूरत हाल है। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, हमें खुद अपना ख्याल रखना है। हमें खुद अपना ख्याल रखना है तो साथ में हम दूसरों का ख्याल रख रहे हैं। हमें फासले बरकरार रखने हैं, हमने अपने हाथ मुस्तकिल तौर पे बार बार धोने हैं, हमने सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है, हमने मास्क का इस्तेमाल करना है। हमने दूसरों की तरफ नहीं इशारा करना कि जी फलां ने मास्क नहीं लगाया या फलां एहतियात नहीं कर रहा। हमें खुद ये कर कर मिसाल कायम करनी है ताकि दूसरे उस पर अमल कर सकें। मायूसी की बात यह है कि हमारी सोसाइटी में एक कंफ्यूजन पाई जाती है और वो कंफ्यूजन ये है कि जी ये कोरोना वायरस है भी या नहीं भी है, और फिर ये कि जी ये सिर्फ एक महज प्रोपेगेंडा है, या ये कह दिया जाता है कि जी वर्ल्ड बैंक से हमने, चूंकि हम चाहते हैं कि जी हमें कोई फंड्स मिल जाएं, या जिस तरह कल गवर्नमेंट ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक से हम कह रहे हैं कि हमें फंड्स दिए जाएं, हमें हमारी माली मदद की जाए ताकि हम वैक्सीन को खरीद सकें। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि जी अपने लोन्स माफ करवाने के लिए या जो लोन्स लिए हैं उनमें शराइत को आसान बनाने के लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना वायरस का एक हथकंडा है, एक हथियार है कि जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अपने लिए आसानियां पैदा की जा सकें। उस सब को एक तरफ रख के क्या हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये वाकई कोरोना है? खुदारा क्या हमने सिर्फ तभी जाकर इसको तस्लीम करना है कि जब खुदा न खास्ता ये आप पर कैफियत तारी हो जाए? जरा उनके बारे में सोचिए कि जो इस वबा में हैं, इस मर्ज में मुब्तला हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो हमारे बहुत करीब थे। जरूरी नहीं है कि हम यहां पे कोई बड़े नाम ही लें तो तभी हम ये बता सकें कि देखिए जी फलां को हुआ था और वो अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि हर शख्स जो है वो अपनी अपनी जगह पर अहमियत रखता है। हर शख्स जो है वो अपने घर वालों को प्यारा है, हर शख्स को अपनी जिंदगी प्यारी है। तो एहतियात कीजिए, देर ना हो जाए, ये हमें डर है। और साथ में मैं इस मौके पर, जहां पर हम गुज़श्ता प्रोग्राम्स में कहते रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को क्या करना है और गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की कहां कहां खामियां हैं, वो हम खामियां पॉइंट आउट करते रहेंगे। हम गवर्नमेंट को बताते रहेंगे कि आपके महज ऐलानात से कुछ नहीं होना, अमलन आपको कुछ करना होगा। तो वहीं पर ऑपोजिशन जो ये जवाब बनाती है कि जी गवर्नमेंट ने फलां जलसा किया, फलां तकरीब की, फलां इवेंट था, लिहाजा वो सब जवाब बन जाता है हमारे लिए भी अपने तमाम इवेंट्स को अपने मामूल के मुताबिक कैरी आउट करने का। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि एज द सेइंग गोज दैट टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। अगर वो गलत कर रहे हैं और आपको पता है कि जी वो गलत कर रहे हैं, तो ये आप अपने लिए जवाब क्यों पैदा कर रहे हैं कि आप भी वही गलत करना शुरू कर दें? क्यों आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं? आज ही का आप देख लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का सोशल मीडिया कन्वेंशन, कहां है एसओपीज, कहां है लोगों के आपस में वो 6-6 फुट के या 10-10 फुट के फासले, कहां थे मास्क? लोगों का रश था वहां पर। और मरीम नवाज साहिबा खिताब फरमाते हुए ये कह रही थी कि जी वो कौन था कि जिसने कहा था कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की, सब्ज पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा। मौजूदा सूरत हाल में मरीम नवाज साहिबा, हमें तो यह खदशा है कि आपके इस तरह के तमाम इवेंट्स और जलसों से खुदा न खास्ता कहीं कोरोना इतना ना फैल जाए कि कहीं पाकिस्तान से बाहर जाने लगे। तो ये देखते हुए कि जी पाकिस्तान में खुदा न खास्ता मैं बार बार कह रहा हूं कि इतना कोरोना फैला हुआ है और आपका सब पासपोर्ट है, तो आपको कह दिया जाए कि जी माजरत, आपको अपने मुल्क में हम आने नहीं दे सकते हैं। तो लिहाजा एहसास कीजिए, और आपको एहसास करके जिम्मेदारी निभानी है और दूसरों को, लोगों को समझाना है। अगर आप लोगों को इस तरह से इकट्ठा करते रहेंगे, लोग आते रहेंगे और आकर जो है वो मास्क उतारते रहेंगे। जी मास्क उतार देंगे, क्योंकि अगर मास्क लगाए रखेंगे तो तस्वीर सही नहीं आएगी, या तस्वीर का पता नहीं चलेगा कि कौन सा बंदा खड़ा था और कौन नहीं खड़ा था। हाजिरियां सबने लगानी है। जो मरीम नवाज साहिबा जब खिताब फरमा रही थी आज ही, तो उनके दाएं बाएं आगे पीछे जितने भी लोग थे, वो सारे वो लोग थे जो चाहते थे कि हमारी तस्वीरें खींचे, हमारी वीडियो बने और रजिस्टर हो कि जी हम इस तकरीब का हिस्सा थे और हम जो है वो पीएमएलएन से और नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करने वाले हैं। ये सब मोहब्बतें आपकी अपनी जगह, हम आपकी मोहब्बत और आपका जो उनके लिए एहतराम है या जो आपकी चाहत हम उसकी कदर करते हैं, वो आपका अपना फैसला है। लेकिन खुदारा कोरोना के लिए, बचाव के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। एहतियात कीजिए। आज के प्रोग्राम में जी हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हमें लेनी है एक ब्रेक। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है सबसे पहले किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने, चेयरमैन टास्क फोर्स साइंस और टेक्नोलॉजी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद साहिबा। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज के प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और हमारी सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उसका मुख्तसरन मैंने कुछ रिफ्लेक्शन देने की कोशिश की प्रोग्राम के आगाज़ में। वेयर एग्जैक्टली डू यू थिंक वी आर हेडिंग टू? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। जिस रफ्तार से ये फैल रहा है, ये दूसरी वेव जो आई है, और जिस अंदाज से हम केयरलेस हैं और हम ख्याल नहीं कर रहे। आप जाएं बाजारों में तो सब लोग, अक्सर लोग जो हैं बगैर मास्क के घूम फिर रहे हैं, कोई इसका ध्यान नहीं दे रहा। तो इसकी वजह से ये बड़ा खतरा पैदा हो गया है। पहली दफ़ा तो हम बिल्कुल सख्त लॉकडाउन करके हमने कंट्रोल कर लिया था। अब कोशिश ये है कि इसको इस तरह लॉकडाउन ना किया जाए, बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन पे ही रहा जाए, क्योंकि जब आप कंप्लीट लॉकडाउन करते हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो उनको परेशानी पैदा हो जाती है, रोजगार मुहैया करने में दुश्वारियाँ होती हैं। तो और कोई वैक्सीन अभी फिलहाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और अगले 3, 4, 5 महीने तक वैक्सीन जो है इस तादाद में अवेलेबल नहीं होंगी कि पूरी हमारे कौम को मिल सके। 22 करोड़ अफराद हैं, तो हमारे पास इस पर ना कोई दवा है इससे लड़ने के लिए, ना कोई वैक्सीन है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं, वो है एहतियात, एहतियात और एहतियात। तो वही हम नहीं कर रहे। हम सियासी जलसे कर रहे हैं, हम हर जो SOPs है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, और हम हर कुछ वो हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो है ये बहुत तेजी से आग की तरह फैल जाए। और एक दफ़ा फैल जाता है फिर आप देखिए अमेरिका जैसा मुल्क अपने घुटनों पर आ गया है, बरतानिया जैसा मुल्क जो है वो परेशान हो गया है। बड़े बड़े जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके काबू नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान जो है वो किस तरह इस पर काबू करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ये एक मसला पाकिस्तान के लिए पैदा हो गया है, और हमें आपके मीडिया को और हम सबको मिलकर, ऑपोजिशन को और गवर्नमेंट को चाहिए कि सियासी इख्तिलाफात एक तरफ करके हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़े, ताकि हम इसको दोबारा कामयाबी से इस पे हम कामयाब हो सकें। वरना फिर एक बहुत बड़ा एक तूफान आ रहा है ये, और इस तूफान से हमें हर हाल में लड़ना है और बचना है। बिल्कुल। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा फिर आता हूँ। आपके कुछ वीडियो के हम तक पहुँचने में कुछ इश्यूज़ हैं, तब तक हम उसको रिजॉल्व करते हैं। जवेरिया, आपकी तरफ आते हैं। न्यूट्रिशन में, हमारी डाइट में आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी है कि जिसको हमें जो है वो पूरा करना है ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो और हम इसका मुकाबला कर सकें? जी बिल्कुल। यहाँ बताती चलूँ कि जैसे कि मौसम सरमा की आमद है, और इसके साथ ही हमारे पास इस टाइम एसेंशियल ऑयल्स और एसेंशियल फैट्स की बात की जाए, और एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिए कि वो लोग जिनका बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल है या एनिमल फैट्स का इस्तेमाल है, उनको दिल की बीमारियाँ तो लाक होती हैं, पर जैसे जैसे आपकी बॉडी में डिजीज़ प्रिवेंशन कंट्रोल नहीं होता तो आपको इस तरह के वबाई अमराज के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाया जाए, और उसमें हमारे पास जो सर्दियों की सौगात है वो अवेलेबल है, ग्रेप फ्रूट्स और ऑरेंजेस। अगर आप एक सुबह के वक्त आप ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा जो है खा लेते हैं, उसका जूस लेते हैं, और अगर शाम के वक्त आप एप्पल का इस्तेमाल करते हैं तो आयरन भी जाएगा, विटामिन C भी जाएगा। अगर जितने हमारे पास सब्जियां और फल अवेलेबल है, अगर उसका मुनासिब वक्त पे और बाकायदा इस्तेमाल किया जाए, मुतवाज़न ग़िज़ा ली जाए, नाश्ता प्रॉपर करना चाहिए, नाश्ता ना छोड़ा जाए बिल्कुल भी, तो इन तमाम चीज़ों को जो हमारे साथ साथ एहतियाती तदाबीर है उनमें ये शामिल किया जा सकता है। और साथ ही साथ गोश्त और अंडों को पका के खाया जाए, क्योंकि प्रॉपर जब आप कुक्ड फूड लेते हैं, पका हुआ खाना लेते हैं, तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी कम से कम होती है। क्योंकि आजकल आपको पता है फूड पॉइजनिंग, हैज़ा, पेट खराब, गले की बीमारियां, गले की खराश, एक तो सीजनल वेदर प्रॉब्लम्स हैं, पर उसके साथ ही साथ जब किसी को खांसी होती है तो ये भी सोच आती है कि इसको कहीं तेज बुखार तो नहीं, इसको फ्लू तो नहीं, और उसमें भी प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है कि आप जो टिश्यू पेपर यूज़ करें उसको बाकायदा तरीके से उसको ड्रॉप आउट किया जाए, उसको ओपन ना छोड़ा जाए, क्योंकि अक्सर औकात जब आप मतलब हवा में जो ज़र्रात फैल जाते हैं और वही आप जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर दूसरे इंसान में मुंतकिल होते हैं, जिससे जो कोरोना जैसी बीमारी है इसके बढ़ने के और चांसेस होते हैं। तो सिर्फ वो लोग जो कि जिनकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत स्ट्रॉन्ग है, और देखें इसमें आपको
کو اسموکنگ اور الکوہل ابیوز کو بھی بند کرنا ہوگا. مطلب یہ میں سر عام لوگوں کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ جب آپ انہیلدی چیزیں کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کی امیونٹی لو ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کے مطابق اور تھوڑا سا اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو ہم اپنے آپ کو بیلنس کریں, کیونکہ یہ وقت ایک ہونے کا, بیلنس ہونے کا, ایک ڈسٹینسز جو اسپیس جس کو کہتے ہیں وہ مینٹین رکھنے کا ٹائم ہے. بالکل صحیح جویری, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, جو ویکسین کی بات ہو رہی ہے, بڑا چرچا ہے کہ 14 تاریخ سے برطانیہ میں پہلی مرتبہ ویکسین کا استعمال ہوگا, پھر اس کے بعد دوسرا جا کر جنوری میں ہوگا, 2 ڈوزز دینی ہوں گی پر پیشنٹ پر پرسن. تو یہ ویکسین کیا جو اب برطانیہ نے پہل کی ہے استعمال میں, یا کرنے جا رہے ہیں استعمال میں پہل, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک درست فیصلہ ہے یا ذرا جلد بازی میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے؟ بیکاز یو کے سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی جلد بازی میں فیصلہ ہوگا. جی, آپ نے صحیح فرمایا. یہ فائزر کی ویکسین ہے جو امریکن ویکسین ہے, جو کہ جس کے اجازت دی گئی ہے برطانیہ میں استعمال کرنے کی, اور یہ وہی ویکسین ہے جس کے بارے میں نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے بالکل سوٹیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے -70 یا -80 ڈگری کی کولڈ چین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جس کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرنے ہوں گے پاکستان میں اگر ہمیں استعمال کرنا ہے. اس دفعہ جتنی کمپنیاں ویکسین لے کر آ رہی ہیں وہ بہت شارٹ کٹ کے ساتھ لے کے آ رہی ہیں. ویکسین ڈیولپمنٹ کے لیے کم از کم 3 سے 5 سال لگتے ہیں. یہ ویکسین جو ہے یہ 6 سے 8 مہینے کے اندر فیز 3 کلینکل ٹرائلز کر کے ان کو لانچ کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جو رشین ویکسین ہے, 2 ویکسین ہیں, ایک سپوتنک 5 ہے اور ایک اور ہے, تو یہ دونوں جو ویکسین ہیں ان کے تو فیز 2 کلینکل ٹرائل صرف ہوئے ہیں, فیز 3 کلینکل ٹرائل ہوا بھی نہیں ہے, شروع بھی نہیں ہوا اس کا فیز 3 کلینکل ٹرائل, اور رشیا نے ان کو مارکیٹ میں لانا شروع کر دیا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو ویکسین ہیں جو مغرب سے آ رہی ہیں یہ تو پھر بھی کافی ریلائبل ہوں گی. چائنیز ویکسین جو ہیں وہ بھی پوری طرح ٹھوک بجا کے صحیح دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ویکسین ریلائبل ہوں گی. اور لیکن یہ جو رشین ویکسین ہے یہ بالکل ریلائبل نہیں ہے, اور اس میں خطرہ بھی ہے استعمال کرنے میں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت, جو فائزر کی میڈیسن یو کے میں اب یوز کرنے وہ جا رہے ہیں, کیا آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں کل کو اس کے کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئیں گے؟ کیونکہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ تو 4 سے 5 سال کا عرصہ ہوتا ہے ویکسین ڈیولپمنٹ کا, لیکن اس کو جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ ڈالتے ہوئے اور بہت 8 سے 9 ماہ کے عرصے میں اس کو لانچ کیا جا رہا ہے, تو اس کے خدا نخواستہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے جس کے بارے میں ابھی تو ہم چلیں کرونا سے بچاؤ کے لیے استعمال کر لیں گے, لیکن اس کے بعد کہیں خدا نخواستہ کسی اور بڑے مسئلے میں نہ پھنس جائیں. جی بالکل, یہ خطرہ رہے گا, کیونکہ ان پہ اس طریقے سے اتنی احتیاط سے سب چیز نہیں کی گئی جتنی احتیاط سے عام طور پہ سارے ٹرائلز ہوتے ہیں اور سارے پریکاشنز دیے جاتے ہیں فاسٹ ٹریک کر کے. یہ تو ایک خطرے کا یقیناً موجود ہے. اور پھر جو سکسیس ریٹ ہے وہ کوئی 9-10 میں سے 9 لوگوں میں پروٹیکشن دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ 100 لوگوں کو ویکسین دیں گے تو 10 لوگ ایسے ہوں گے جن کو ویکسین تو ملی ہوگی لیکن کوئی وہ محفوظ نہیں ہوں گے اس وائرس سے, اور وہ ان کو وائرس کیچ ہو سکتا ہے. جبکہ ویکسینیشن میں عام طور پہ ہمیں 99 یا 100% پروٹیکشن ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جو ایسٹرازینیکا کی جو ویکسین ہے جو برطانیہ نے خود ڈیولپ کری ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ اور ایسٹرازینیکا کے ساتھ مل کر, تو اس میں کوئی پہلے ریزلٹس کوئی 65% کامیابی تھی, بعد میں کوئی 90% تھی جب ڈوز کم کیا, تو وہاں بھی سوالیہ نشان ہیں. تو اتنے کم سکسیس ریٹ کے اوپر ان ویکسینز کو لانا ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کتنے عرصے تک یہ ویکسینز آپ کو پروٹیکٹ کریں گی. آپ نے آج ویکسین لگا لی, آپ کے اندر اینٹی باڈیز اس کی وجہ سے پیدا ہو گئی, وہ اینٹی باڈیز 2 مہینے رہیں گی, 6 مہینے رہیں گی, 12 مہینے رہیں گی, کتنے عرصے رہیں گی؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ یہ نیا وائرس ہے اور پہلی دفعہ اس کی ویکسینز آ رہی ہیں اور کوئی لانگ ٹرم سٹڈیز نہیں ہیں. تیسرا یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیاں اس وقت ویکسینز بنا رہی ہیں. کوئی 9 کمپنیاں ہیں جن کے 8 ارب ڈوزز جو ہیں آلریڈی بک ہو چکے ہیں مختلف ممالک میں, 8 ارب ڈوزز. اور آپ پاپولیشن دیکھیں, دنیا کی 7.7 ارب پاپولیشن ہے اور 2 ڈوزز دینے ہیں, تو تقریباً آدھی پاپولیشن کے برابر تو بکنگ آلریڈی ہو چکی ہے ان کی. تو یہ بہت, ان میں سے کون سی کامیاب ہوتی ہے کیونکہ الگ الگ ٹیکنالوجیز پہ بنی گئی ہیں. کوئی RNA ویکسین ہے, کوئی DNA ویکسین ہے, کوئی پروٹین ویکسین ہے,
कोई वीकेंड वायरस, इसी को कमजोर करके वायरस को वैक्सीन बनाई गई है। तो जब ये मार्केट में आएंगी, लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर पता चलना शुरू होगा कि इनमें से कौन सी कामयाब है और कौन सी कामयाब नहीं है। तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं और कुछ खतरा भी यकीनन है। डॉक्टर साहब, इसमें एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि फाइजर कंपनी है अमेरिका की, अमेरिका में फाइजर की बनाई हुई वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए भी अप्रूवल नहीं मिली है और बरतानिया ने फैसला कर लिया है अमेरिका की बनाई हुई वैक्सीन को बरतानिया में इस्तेमाल करने का, और बरतानिया अपने ही मुल्क के अंदर रिसर्च और जो वैक्सीन तैयार हो रही है उसको इस्तेमाल करने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो ये क्या मामला है कि अमेरिका में बनाई जाने वाली वैक्सीन अमेरिका में अभी उसको गो एड नहीं मिला लेकिन यूके में मिल गया? उसकी वजह यह है कि उनके अपने अपने जो प्रोसीजर्स होते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज के, अमेरिका में जो FDA जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है और जो उनकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, वो एक खास किस्म का डेटा मांगते हैं और वो जब तक कि डेटा पूरा मुहैया ना हो जाए और खास वो प्रोसेसेस पूरी ना हो जाए जब तक वो इजाजत नहीं देते। बरतानिया में जो है इतने रिगरस प्रोसेसेस नहीं है जितने वहां पर है, और दूसरे एस्ट्राजेनेका जो है अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि वो सारा डेटा अभी मुहैया कर सके। तो ये वजह है, दोनों के प्रोसीजर्स में फर्क है, दोनों के प्रोसेस में फर्क है। इस वजह से फाइजर ने समझा कि हम बरतानिया में ज्यादा जल्दी और आसानी से इजाजत ले लेंगे, अमेरिका में भी मिल जाएगी उनको, लेकिन उसमें 3-4 हफ्ते और आगे उसके बाद मिलेगी। ठीक। अब जो चाइनीज वैक्सीन है, अभी जब ये खबर चली तमाम टेलीविजन चैनल्स पे फाइजर की वैक्सीन के बरतानिया में इस्तेमाल होने की, तो साथ ही चाइनीज वैक्सीन की भी न्यूज इसके साथ ही अटैच थी। तो चाइना की जो वैक्सीन है क्या वो हमारे पास आएगी या हमारे पास फाइजर की आएगी? और चाइनीज वैक्सीन, क्योंकि चाइना में सबसे पहले ये वायरस वहीं से शुरू हुआ, तो क्या आपको लगता है कि चाइनीज वैक्सीन ज्यादा मौसर होने के चांसेस हैं? जी, चाइना की 2 कंपनियां यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही हैं पाकिस्तान में। एक कैंसिनो बायो है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, और दूसरे कराची यूनिवर्सिटी में जो मेरा ही इदारा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, वहाँ सिनोफार्म एक चाइनीज कंपनी है जो सबसे बड़ी वैक्सीन की कंपनी है, वो क्लिनिकल ट्रायल उसके पाकिस्तान में हो रहे हैं। और इन दोनों से ये अरेंजमेंट्स हैं कि ये वैक्सीन को तरजीही बुनियाद पर पाकिस्तान में दिया जाएगा और मुनासिब कीमत पे दिया जाएगा। ये वैक्सीन जो है ये बहुत सूटेबल होगी, इसमें एक तो वो लो टेम्परेचर में कोल्ड चेन की जरूरत नहीं है जो ठंडे आप -70 या 80 डिग्री पे रखें। दूसरे जो है इनके जो बहुत थरली क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 1, फेज 2, फेज 3 दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, सिर्फ चाइना में ही नहीं, हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत मुनासिब होंगी। ज्यादा चांस मैं समझता हूँ कि वैक्सीन जो हम लेंगे वो इन्हीं से लेंगे, और दाम भी वैक्सीन के मुनासिब है, यानी कि 500-600 रुपए 700 रुपए की रेंज में। एस्ट्राजेनेका जो है वो 2.5 पाउंड की वैक्सीन है एक डोज, तो अगर आपने 2 डोज लगाए तो 1500 रुपए। लेकिन हुकूमत का प्लान ये है कि जो इन्होंने $150 मिलियन अलग रखे हैं, उससे ये वैक्सीन जो हुकूमत देगी वो मुफ्त में मुहैया करेगी, और जो बाहर से पब्लिकली दूसरे लोग मंगाएंगे उसके भी दाम मेरे ख्याल से अफोर्डेबल होंगे। ठीक। डॉक्टर साहब, हमें इस मौके पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम लौट के आएंगे तो मजीद अहम सवालात हैं जिनका हम चाहेंगे कि आप रिस्पॉन्ड करें। साथ में हम न्यूट्रिशन पे भी मजीद बात करेंगे। और इन सवालात में एक सवाल तो ये कि जो पहली जब लहर थी कोरोना वायरस की, तो उस वक्त ये हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही थी, अब नहीं हो रही है। सेकेंडली, जो चाइनीज वैक्सीन है क्या वो कहीं पर इस्तेमाल होना शुरू हुई है? थर्डली, कि जो चाइनीज वैक्सीन है, जिस तरह अभी फाइजर की बात हुई कि उसको -70 पर स्टोर करना होगा और हमारे लिए वो करना मुमकिन नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, और उन फैसिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो लगेगी जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट। तो जो चाइनीज वैक्सीन है इसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होगा इसको स्टोर करने के लिए, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जवेरी साहब ये बताइएगा कि जो आपने भी पहले बात की कि एसेंशियल फैट्स, तो उसमें गुफ्तगू के दौरान मुझे ये लगा कि शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि जो लोग ये बहुत ज़्यादा उनकी ग़िज़ा में गोश्त है
اس کو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن پھر آگے بات بڑھاتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ نہیں گوشت جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے, تو کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں اس میں اگر بات کی کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ جی, اینیمل فیٹ اور پلانٹ فیٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, ہم آئلز اور فیٹس کی فارم میں یوز کرتے ہیں اپنے کھانوں میں. جب ہم اینیمل فیٹ یعنی جو کہ جانوروں سے لیا ہوا فیٹس ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی میں اسٹور ہو جاتا ہے, ڈپوزیشن ہو جاتی ہے, جس سے دل کی بیماریاں, انجائنا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اکثر اوقات. اچھا, اس کے لیے لوگ جو میڈیسن یوز کر رہے ہیں خون پتلا کرنے کی والی غذائیں, پر اگر وہ غذائیں یا جو اگر میڈیسن یوز کریں ہیں, پر اگر ساتھ ہی ساتھ جس چیز سے کرونا اگر ایون ہو جاتا ہے یا کرونا سے آپ بچنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ ڈیلی ایک لہسن کا پیس لے لیں تو وہ آپ کو اس سے بچاتا ہے. آپ کچا را گارلک کھائیں, را آپ جو ہمارے ایزیلی اویلیبل ہے انین آپ وہ لیں, تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں اسٹرانگ اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہیں. دہی کا 2 وقت استعمال, کیونکہ وہ اس میں بھی پرو بایوٹک ہوتا ہے, لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ آپ کی اسکن کو اچھا رکھتا ہے اور آپ کی باڈی میں جو ہمارے بینیفیشیل بیکٹیریاز ہیں جو کہ فائٹ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, آپ کا قوت مدافع اسٹرانگ بناتے ہیں. کہ کسی قسم کی بھی ایسی موذی بیماری یا وبائی بیماری جو کہ کسی کو لا کے اور آپ کو نہ ہو, آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ مطلب لہسن کا استعمال کرتے ہیں, آپ انار کے جوس لے سکتے ہیں, آپ کھا سکتے ہیں. مطلب جو یہ دیکھیں کچھ ایسے ہمارے پاس. اب یہ مجھے خدشہ ہے یہ نہ ہو کہ لہسن جو ہے وہ مہنگا ہو جائے مزید. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, وہ لوگ جو کہ دوائی میں ایسی میڈیسن جن کا میں نام نہیں لے سکتی, خون پتلا کرنے کے لیے بلڈ تھنرز یوز کرتے ہیں, لوگوں نے اینجیوپلاسٹی کرائی ہوئی ہے, وہ ڈبل چیزیں نہ یوز کریں. وہ ایک وقت پہ ایک چیز, یا تو وہ ڈائٹ سے مطلب خوراک سے کوئی نہ کوئی پتلا ہونے والی غذا جیسے کہ گریپس, انگور ہو جائے, انار ہو جائے, اس کے علاوہ بالکل آپ بالکل فش از گڈ, بٹ فش از اے گڈ سورس آف اومیگا 3 جو کہ آپ کے لیے اسینشیل فیٹس میں کاؤنٹ اپ ہوتی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے نٹس, آج کل لوگ اکثر کوشچن کرتے ہیں کہ سردیاں آ گئی ہیں, کتنے نٹس لینے چاہیے, کیسے لینے چاہیے, کس وقت لینے چاہیے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ بادام کا استعمال ضرور کریں. اخروٹ, پستہ اور کاجو تینوں کی غذائیت بہت زیادہ ہے, اس میں نشاستہ بھی ہے, مطلب کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں, اس میں فیٹس بھی ہیں, تو اس کا مناسب استعمال کریں. پر یہ دیکھیں کہ آپ کی ہیلتھ کیا ہے, آپ کی صحت اس چیز کی اجازت دیتی ہے, آپ کا کوئی فیٹی لیور کا ایشو تو نہیں, کڈنی ایشو تو نہیں. کیونکہ لوگ آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک چیز ان کو بتا دی جائے تو اس کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں, ایک اور بیماری ان کو لگ جاتی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو مطلب وین ایور دے گو ود دا ٹیسٹ تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. اور پھر کنسلٹنٹس, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک تو جو ہے نا کویکری میڈیسن کے ادھر سے دیکھا ادھر کر لی چیز, فلانا دیکھا یہ کر لی, وہ مت کریں. جو چیز بتائی جائے اور جس وقت کے لیے بتائی جائے اس پہ کریں. کافی پی لیں, بلیک کافی از ٹو گڈ فار دا ویٹ لاس, پر ساتھ ہی ساتھ وزن بہت زیادہ کم کرنا یا وزن بڑھانا وہ بھی میل نیوٹریشن میں آ جاتا ہے. مطلب انڈر ویٹ اور اوور ویٹ بھی نہیں ہونا, کیونکہ اوور ویٹ لوگ ہیں ان کو بھی بہت بیماری ہیں, ان کو بھی کرونا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. جو انڈر ویٹ ہیں وہ ویسے ہی سروائیو نہیں کرتے, کیونکہ وہ آپ کی باڈی میں کچھ ہوگا تو آپ جیسے کہ برڈ فلوز تھے, آپ کو پتا ہے ڈینگی وائرس آ گیا, اس کے بعد یہ کیونکہ یہ وائرس ذات سے نہیں, یہ کئی صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں, اور وہ لوگ اور وہ قومیں اس کا سختی سے پراپر مقابلہ کرتی رہی, جن کی جو خوراک, کیونکہ خوراک تو جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو مدر ملک پر ہوتا ہے, اور جب ہم ہماری زندگی کے اینڈ پارٹ ہوتے ہیں تب بھی ہم سافٹ فلوئڈ فوڈ کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں. تو خوراک کا جز بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, اور اس کا متوازن اور باقاعدگی سے استعمال اپنی صحت کے مطابق ہمیں مجھے لگتا ہے اس وائرس سے ضرور بچانا ہے. یعنی کہ اوور ڈو نہیں کرنا چاہیے, کچھ بھی آپ کر رہے ہو تو اوور ڈو نہ ہو. اگر کسی کو بتایا جیسے تخم لنگا لے لو آپ نے, چلو سیڈ گروپ کی بات کی جائے کہ سن فلاور از اے گڈ سورس آف اومیگا 3 اور یہ میگنیشیم, کیلشیم. اچھا ایک چیز بتا دی گئی, اس کا مطلب اس کو یا تو الٹرنیٹیو ڈیز میں 11 دن کریں, 15 دن کریں, پھر چھوڑ دیں, یا آپ 21 دن کر لیں الٹرنیٹیو ڈیز میں. اب یہاں پہ لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز اس حوالے سے, جس سے کلونجی میں کہا جاتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے, آپ اس کو یوز کریں پر ایک متوازن طریقے سے کہ آپ کو اس سے شفا بھی ملے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اسٹیم کی بھی بات ہوتی ہے تو پھر لوگ جب اسٹیم لینا شروع کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جی آدھا دن دیگچی میں سر دیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, اور وہ ہر وقت بس وہی اسٹیم لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی تو غلط ہو جاتا ہے. ڈاکٹر الطاف الرحمان صاحب, جو وقفے پہ جاتے ہوئے آپ کے لیے کچھ سوالات ہم نے چھوڑے دیے تھے, ہم چاہیں گے کہ آپ کائنڈلی اس پہ رسپونڈ کیجئے. جو ٹیمپریچر سٹور کرنے کی بات ہو رہی تھی کہ فائزر میڈیسن -70 پہ سٹور کرنی ہوگی, جو چائنیز میڈیسن ہے اس کے لیے کتنے پر اس کو سٹور کرنا ہوگا کہ وہ محفوظ رہے؟ ویکسین آ رہی ہیں, یہ نارمل ریفریجریٹر کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں, ان میں کوئی لو ٹیمپریچر سٹوریج کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا. ٹھیک ہے, اور یعنی کہ ہم اب یہ کلیئر ہو گیا کہ فائزر کم از کم پاکستان میں استعمال نہیں ہو سکتی ہے. جی, فائزر اور موڈرنا جو ہے, جو امریکن ویکسین آ رہی ہے
उसमें भी यही मसला है कि वो भी लो टेम्परेचर के अंदर रखनी पड़ेगी, कोल्ड चेन चाहिए होगी, तो वो भी सूटेबल नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका की है और बहुत सारी कंपनियां इस वक्त वैक्सीन बना रही हैं, उनमें ये मसला नहीं है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि शॉर्ट लिस्ट किया जाए तो एक तो हमारे मुल्क में ये जो फाइजर की वैक्सीन की आते ही एक शोर मच गया कि जी वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आ गई, वो लोग जहन से निकाल दें कि जी फाइजर पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकेगी, और इसी तरह से मॉडर्ना का भी ये है कि वो भी आपने कहा कि उसके टेम्परेचर की वजह से पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। तो हमारा फोकस फिर सिर्फ अब चाइनीज वैक्सीन पे होना चाहिए? चाइनीज वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, और भी कई जॉनसन एंड जॉनसन है, बहुत सारी कंपनी बना रही है। 150 कंपनियां इस वक्त वैक्सीन बना रही हैं और तकरीबन 12 कंपनियां ऐसी हैं जिनके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल हो गए या मुकम्मल होने वाले हैं। तो आप देखेंगे अगले 3-4-6 महीने में बहुत सारी वैक्सीन मार्केट में आएंगी और ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के बुनियाद पे, जैसे मैंने अर्ज किया, बनाई जा रही हैं। तो फिर ये बाद में पता चलेगा कि कौन सी कामयाब है और कौन सी नहीं है, क्योंकि जब तक कि ये फील्ड में नहीं आती, वो सिर्फ 6 महीने की ट्रायल्स और रिसर्च के बाद ये वैक्सीन आ गई हैं। तो इसने हमारे जो तारीख में, दुनिया की तारीख में इतनी जल्दी वैक्सीन कभी नहीं बनाई गई जैसे अभी बनाई जा रही हैं, और बहुत से शॉर्टकट्स यकीनन लेने पड़ रहे हैं इन कंपनीज को ये वैक्सीन मार्केट में लाने के लिए, और बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 8 अरब डोजेज जो हैं वो बुक हो चुकी हैं, और एक एक डोज में अगर $10 की अगर एवरेज प्राइस लगाएं, क्योंकि कुछ यूरोपियन जो है वो महंगी है, तो तकरीबन $80 अरब की तो लोगों ने एडवांस पेमेंट करके बुकिंग करा रखी है, जो बड़े ममालिक। तो अताउर रहमान साहब, हम लेट नहीं हो गए बुकिंग कराने में? नहीं, मेरे ख्याल से हमने सही किया कि हम जब तक ये पता ना चल जाए कि कौन सी वैक्सीन बुक करानी है, आप अंधेरे में बुक करा लेते और पता चलता वो कामयाब ही नहीं है, तो बाद में बड़ा मसला हो जाता, आपके पैसे ज़ाया हो जाते। तो इस वजह से, और खास तौर पे क्योंकि चाइनीज के साथ पहले से अरेंजमेंट है कि वो आपको देंगे, तो एक हद तक तो आप कवर्ड हैं। फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है WHO की, कोवैक्स के नाम से, उसमें भी बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी 20% पॉपुलेशन को जो दुनिया की हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, उन्होंने भी वायदा किया है कि वो वैक्सीन प्रोवाइड करेंगी। तो हमें बहुत जल्द नहीं करना चाहिए, सोच समझ के, और ये सही कर रहे हैं इस वक्त कि सोच समझ के देख रहे हैं कि कौन सी चाइनीज वैक्सीन कहीं पर यूज हो रही है? जी, चाइना में ऑलरेडी लाखों लोगों को लग चुकी है। उन्होंने खोल दिया है वैक्सीन के अपने मुल्क के अंदर, और ये बहुत सारे उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है कि जो लोग लगवाना चाहें वो लगवाएं, और लाखों लोग लगवा चुके हैं और रिजल्ट बहुत सेटिस्फैक्ट्री है चाइना के अंदर जो वैक्सीन के आ रहे हैं। ये ऑन अ लाइटर नोट, ये जो चाइनीज वैक्सीन है ये सिर्फ चाइनीज को ही चाइना में लगेगी? मतलब पता चल जाए यहाँ से लोग टिकट कटा के चाइना पहुंचे हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो वैक्सीन हैं ये मुख्तलिफ जो पॉपुलेशन है उनसे मुफीद होंगी, और लेकिन जो परेशानी का जो एक पहलू है वो ये है कि ये सूरत बदल रहा है, ये वायरस, और ये म्यूटेट कर रहा है। और हमारी लेबोरेटरी कराची यूनिवर्सिटी में जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक रिसर्च में हमने 109 यूनिक म्यूटेशंस, तो इसके स्ट्रक्चर में तब्दीलियां हमने डिस्कवर की हैं। तो एक सवाल यकीनन ये होता है कि जब वैक्सीन आती हैं तो वो वायरस जिस शक्ल में होता है, क्या उसके खिलाफ मौसर होंगी या नहीं होंगी? और ज़्यादातर चांस है कि मौसर होंगी, क्योंकि वैक्सीन ज़्यादातर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और कुछ खास स्ट्रक्चरल फीचर जो सब म्यूटेशन में आम तौर पे मौजूद होते हैं उनके खिलाफ एक्ट करती हैं। लेकिन यकीनन ये एक सवाल, क्योंकि ये हर 2-3 हफ्ते बाद अपनी शक्ल, जैसे और वायरसेस भी बदलते हैं, म्यूटेट करते हैं, ये भी म्यूटेट कर रहा है, और इसकी वजह से एक सवाल जरूर पैदा होता है। डॉक्टर साहब, जब आपने ये स्ट्रक्चर्स की बात की है, तो क्या जो शुरू में मार्च के महीने में पाकिस्तान में जब ये वायरस पहुंचा, तो जो तब स्ट्रक्चर था, अब उसमें कितनी चेंजेस हुई हैं, और अब जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये उस स्ट्रक्चर से कितना मुख्तलिफ है जो शुरू में रिपोर्ट हुआ था चाइना में? इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले समझें कि होता क्या है। ये समझे एक मोतियों की लड़ी है जिसमें मॉलिक्यूलर नेकलेस समझ लें, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, पिरोए हुए हैं, और ये तकरीबन 30,000 के लगभग मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। उनमें जहां जहां तब्दीली आती जाती है उसको म्यूटेशंस कहते हैं। और वो म्यूटेशंस की वजह से इसका बिहेवियर भी तब्दील हो सकता है। तो वो वायरस जो चाइना में आया था, और हमने उसके फौरन बाद इसी साल मार्च में हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर
जेनेटिक सीक्वेंस इसका किया था तो 8 जगह पे म्यूटेशन हमें मिली थी। अब जो हमने किए हैं 48 सैंपल्स कराची से लेकर उनके हर एक का जेनेटिक सीक्वेंस हमने डिटरमिन किया है, तो 109 यूनिक म्यूटेशन मिली हैं। तो इसमें कई जगहों पे इसमें तब्दीलियां आ चुकी हैं और आ रही हैं इन 5-6 महीने में ही जो अब है। तो ये उस वायरस से म्यूटेट हो चुका है जो कि चाइना में पाया गया था, और किसी हद तक फर्क है। क्या ये फर्क अहम है या नहीं, ये क्या इसके बिहेवियर पे फर्क पड़ेगा इस वायरस के या नहीं, ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अक्सर म्यूटेशन जो हैं वो बिहेवियर पे इफेक्ट नहीं करती, चंद म्यूटेशन बिहेवियर पे इफेक्ट कर सकती हैं। तो इस वजह से ये हमें इसको आगे जाके पता चलेगा कि क्या इसका बिहेवियर मुख्तलिफ हो डॉक्टर साहब, एक और आम सवाल ये है कि जब ये वैक्सीन पाकिस्तान इंशाल्लाह पहुंचेगी तो ये फैसले की बुनियाद क्या होगी कि किसको पहले ये वैक्सीन दी जाएगी? एक तो हेल्थ वर्कर्स की बात हो रही है, तो उसके बाद जब ये वैक्सीन दी जाएगी आवाम में, जब इसके ये इंजेक्शन शुरू होंगे, तो किस तरह से ये तय होगा कि जी किसको पहले किसको बाद में? क्या एज ग्रुप देखा जाएगा या डायबिटिक पेशेंट्स की बात हो रही है कि जी उनको पहले दिया जाएगा? किस तरह से ये तय होगा? हु इज टू बी गिवन दिस वैक्सीन फर्स्ट? जी, इसमें हेल्थ वर्कर्स के बाद एक तो जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, बशर्ते कि उनको कोई एग्जिस्टिंग बीमारियां ना हो, क्योंकि जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं वो उन्हीं अफराद पे किए गए हैं जिनमें कोई प्री डिस्पोज्ड मेडिकल कंडीशन नहीं थी। तो उन बड़ी उम्र के अफराद को दिया जाएगा, यानी कि दिल की बीमारी या गुर्दे की बीमारी, इस तरह की बीमारियां ना हो, तो उनको दिया जाएगा। फिर तीसरे जनरल पॉपुलेशन को उसके बाद दिया जाएगा, ये देखते हुए कि उनको कोई बीमारियां नहीं हैं। तो ये एक स्कीम है जो कि हुकूमत तय कर चुकी है कि किस तरह दिया जाएगा, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये जो नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसमें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अलावा बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये एक पूरा सिस्टम जो है इस वक्त वर्कआउट हो रहा है कि अगले महीना 2 महीने में उम्मीद है कि कुछ शुरू हो जाए ये कम से कम वैक्सीन का सिलसिला, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन का तरीकाकार क्या होगा। डॉक्टर साहब, मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, आपको लोग सुनते हैं और बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और बहुत से लोग आपकी कही हुई बात को लेके फिर आगे कैरी भी करते हैं। मैं चाहूंगा कि तमाम देखने वाले ये जानना चाह रहे हैं कि आप की नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि कब तक, अगले साल 2021 में कब तक ये वैक्सीन आ जाएगी, सो दैट हमें और कुछ नहीं तो ये इत्मीनान तो हो जाए कि जी इस अरसे तक, इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में ये हमें वैक्सीन मुयस्सर होगी? मेरा ख्याल है ये वैक्सीन जो है आपको अगले साल गर्मियों में ये वैक्सीन इस क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी में हमें चाहिए, ये मिल जाएगी। ये शुरू तो जल्द हो जाएगी, लेकिन जो पूरी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए आपको जून से सितंबर तक हो सकता है इंतजार करना पड़े कि सारी पॉपुलेशन आपकी कवर हो जाए। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन इस वक्त आपके पास, जैसे मैंने अर्ज किया, कोई चारा नहीं है। मेरी ये राय होगी कि एक तो हुकूमत को फौरी तौर पर हवाई जहाज़ों के अंदर पाबंदी लगा देनी चाहिए कि एक सीट छोड़ के ट्रेवल करें, जैसे कि मार्च अप्रैल में था। अब भर भर के जा रहे हैं सब, और क्लोज एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फैलता है। दूसरा, मेरे ख्याल से दफ़ा 144 फौरी लगा देनी चाहिए, ताकि ना हुकूमत जल्द से कर सके, ना आम अपोजिशन पार्टी जल्द से कर सके। अगले 3 महीने के लिए दफ़ा 144 पूरे मुल्क में लगा देनी चाहिए कि कोई गैदरिंग ना हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरा जो है हम अपनी जान के लिए खुद पैदा कर रहे हैं। और तीसरे, मेरी राय ये होगी कि हमें ऐसे फाइन्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए ताकि लोगों को, चाहे वो हम सिंबॉलिक तरीके से हो, हम उसको एनफोर्स करना तो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी शुरू कर देना चाहिए ताकि लोगों को खौफ पैदा हो कुछ और वो मास्क लगाना शुरू करें। 3 चीजें करनी है हमें। आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, आपको 3 चीजें करनी है। नंबर 1, मास्क लगाएं। नंबर 2, हाथ बार बार धोएं। नंबर 3, आप 6 फुट या 8 फुट के फासले पर रखें अपने आप को हर एक से, और आपको फिर वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जाते जाते एकदम मेरे जहन में आपने भी जून की बात की, तो जून तो बड़ा दूर लग रहा है। मैंने कहा जरा थोड़ी सी तसल्ली के लिए इसमें एक और इजाफी सवाल पूछ लूं। वैसे पहुंच मार्च अप्रैल में जाएगी पाकिस्तान? मतलब आपने कहा ना अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस पाकिस्तान सबके लिए जून से सितंबर तक अवेलेबल होगी, लेकिन क्या मार्च अप्रैल तक आ जाएगी? मेरे ख्याल से उससे पहले भी आना शुरू हो जाएगी उसमें। लेकिन मैं कह रहा था इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि आपको अगर 2 डोजेस देनी है और 22 करोड़ अफराद हैं, तो 18 करोड़ को अगर लगाना है, 15 करोड़ का लोगों को लगाना है, तो 30 करोड़ डोजेज आपको कम से कम चाहिए। उसके लिए वक्त लगेगा इस क्वांटिटी में, क्योंकि उसमें चाइना को
نہ صرف اپنے ملک کی ڈیمانڈ میٹ کرنی ہے بلکہ بہت سارے اور ممالک بھی چائنا سے مانگ رہے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو ابھی اگلے چند مہینوں میں یہ آنا شروع ہو جائے گی اور پھر جلد بڑی کوانٹٹی میں اویلیبل ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے آپ ابھی فوری طور پہ پریکاشنز لیں. بالکل صحیح. جویریہ، کلوزنگ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا، کیا میسج دیں گے آپ؟ میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ ڈیلی بیسس پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹل اس ٹائم ہمارے فل ہیں، پر یہ تمام سچویشن دیکھتے ہوئے بھی لوگ جتنا گھبرا رہے تھے مارچ اپریل میں اتنا نہیں گھبرا رہے. گیدرنگز، پارٹیز، برتھ ڈے پارٹیز، فنکشن، شادیاں سب کچھ آن گوئنگ ہے. تو ابھی کیونکہ جب اگر ہم نے اس وائرس پہ قابو پانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بہت بڑی گیدرنگس تھیں ان کو شارٹ کر دیں اور SOPs کا خیال رکھیں. ساتھ ہی ساتھ اپنی خوراک میں تمام وہ چیزیں جو کہ آپ کو بتائی جاتی ہیں، جیسے آج کل گاجر ہے، سیب ہے، اس کے علاوہ چکوترا، اسینشیل، مطلب اپنے آپ کو ویجیٹیرین کر لیجئے کیونکہ گوشت کا زیادہ استعمال باڈی میں زیادہ بیماریوں کا جنم لیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. اور پانی کا بے تحاشا استعمال کریں کیونکہ پانی ہم اکثر اوقات سردیوں میں بھی پینا بھول جاتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں اینٹی امیون جو سسٹم ہے یا آپ کی جو امیونٹی ہے اس کو بوسٹ اپ کرتا ہے. تو یہ تمام امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹلی مطلب یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کو نارمل سیزنل فلو فیور ہے یا اس کو لگتا ہے کہ آپ کو واقعی میں ہے تو آپ انسٹنٹلی کووڈ کا ٹیسٹ کروائیں. یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کا بجٹ کیا ہے، ایکسیسیبلٹی اویلیبلٹی ہے کہ نہیں، چاہے آپ کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں. اسلام آباد، لاہور اور کراچی جو کہ ہمارے بڑے سٹیز ہیں، یہاں پہ بڑے سے بڑا ہسپتال سے لے کے سرکاری ہاسپٹلس کی اگر آپ وارڈز میں جائیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ کووڈ کا شکار ہے اور پراپرلی ویریفائڈ کیسز اس ٹائم ہے. اور پہلے سے بھی تیز لہر ہے جس میں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی میوٹیشنز کا ذکر کیا. پہلے تو یہ 15 دن چلتا تھا اور آپ کو کچھ اینڈ ریزلٹ آتا تھا کہ اب ریکور ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، پر ابھی سچویشن یہ ہے کہ انسٹنٹلی یو آر انٹو ڈیتھ. کیونکہ جتنی زیادہ میں اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ آ رہی ہے کہ لوگ اس کو لاگ آؤٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک مینٹل اسٹریس کا باعث ہے کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے اپنے کتنے دکھ اور تکلیف میں ہیں. تو اگر آپ اس کی روک تھام چاہتے ہیں تو آپ سیلف کنٹرول کریں، انسٹنٹ ٹیسٹ کروائیں اور اگر آپ کا کووڈ پازیٹیو آتا ہے تو اس کو انسٹنٹلی آپ کا کلوز دا پروگرام. جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ تھرو آؤٹ دا پروگرام یہی بات ہوئی کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے اور ویکسین کی کیا پوزیشن ہے یہ آج آپ کو واضح کر دیا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے کہ جی کب آنی ہے، جب آئے گی تو کیسی آئے گی، کہاں سے آئے گی، قیمت وغیرہ وغیرہ سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. لیکن احتیاط ہمیں جاری رکھنی ہے اور ہمیں نو کہنا یعنی کہ نہ کہنا سیکھنا ہوگا. کب؟ کہ جب کبھی آپ کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو فوراً یوں ہاتھ آگے ہوتا ہے. جس طرح کل مجھے ایک صاحب ملے جن کا تعلق یہ TMA سے تھا تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے یوں ہاتھ آگے کیا، میں کہ جناب ہاتھ نہیں ملانا. تو لہٰذا آپ کو بھی یہ کرنا ہوگا. برا مناتے ہیں لوگ لیکن کیا کریں، مجبوری ہے اور حالات ہی ایسے ہیں. ٹف سچویشنز ڈیمانڈ فار ٹف ڈیسیژنز اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک دیم. اور ماسک پہنے رکھیں. جس طرح یہ پہلی ویو تھی نا تو ہمارے یہاں پہ یہ کیمرامین جاوید صاحب ہیں، یہ ہمارے دوسرے بھائی بھی ہیں، انہوں نے بھی ماسک پہنا ہوا تھا، دونوں نے نہیں پہنا ہوا. تو یہ تو خیر ہمارے پیارے ہیں، میں نے کہا اب یہ پہن لیں گے اور میرا یہ کہنا ضروری تھا. اسی طرح آپ بھی کہیے کہیں پہ کوئی ملتا ہے فوراً کہہ دیں ماسک پہن لیں بھائی آپ. تو مجھے علی ممتاز فری آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.